प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जब बहस की बात आती है तो केसीआर पीछे हट जाते हैं। असम्बली आए आपकी और हमारी हुकूमत पर करेंगे बहस। रेवंत रेड्डी ने किया बीआरएस सरबराह केसीआर को चैलेंज। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत दुरुस्त सिंध में रियासत की तरक्की के लिए कर रही है काम। वजीर आपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दावा। उत्तम कुमार रेड्डी 2 साल गुजर जाने के बावजूद सूरत हाल और कामों को समझ नहीं पाए। साबिका रियासती वजीर हरीश राव ने लगाए इल्जामात। आरएसएस को बीजेपी के नुक्ते नज़र से देखना गलत। भारत हिंदू मुल्क है, आईनी मुहर लगाने की जरूरत नहीं। मोहन भागवत का बयान, कहा सबसे हैं अच्छे ताल्लुकात। आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया और दूसरी जानिब आज मोहन भागवत आरएसएस को पाक करार देने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने लगाए इल्जाम। आरएसएस मुल्क को बांटने की कर रही है बात। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत और आरएसएस के पास है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। और जालिम इसराइल की जानिब से गाजा शहर के मशरक़ी इलाकों पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहरी शहीद। जंगबंदी की मुसलसल कर रहा है इसराइल खिलाफ वर्जियाँ। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरबराह केसीआर अब सरगर्म सियासत में नहीं है और उन्हें बाहर वालों से कोई खतरा नहीं बल्कि खतरा उनके अपने खानदान से है। पार्टी पर कब्जा हासिल करने के लिए केटीआर और हरीश राव में मुकाबला चल रहा है। अगर पार्टी पर कंट्रोल हासिल हो गया तो हरीश राव को एक झटके में 5000 करोड़ रुपये हासिल होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो केसीआर को असम्बली आने का मशवरा देते हैं, कोई चैलेंज नहीं दे रहा। अगर वो असम्बली आएँ तो उनके वक़ार को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, इसकी मैं ज़मानत देता हूँ। अगर कोई इनकी तौहीन करे तो स्पीकर से कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। अवामी जलसों के बजाय असम्बली में ही जामे बहस होना चाहिए। वजीर आपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत दुरुस्त सिमत में रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही है। साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर के इल्ज़ामात को उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पर सिर्फ तनकीदें और इल्ज़ामात लगाने का काम किया जा रहा है। Chief Minister KCR has held a press meet today and spoken complete falsehoods, complete lies. He alleged that we are neglecting irrigation projects. It is not true. Whether protecting Krishna and Godavari river water rights or taking the projects forward, our government is very sincere and committed, and we are moving forward with full speed in the right direction. और उधर दूसरी जानिब साबिका रियासती वजीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी 2 साल गुजर जाने के बावजूद सूरत हाल और कामों को समझ नहीं पाए। उनके पास आपाशी के सिलसिले में सही आदद शुमार भी नहीं है। हरीश राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी पर तनकीदें की। उत्तम कुमार रेड्डी गारू అంటే బాధపడతారేమో కానీ ఆయన వెనకట కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం మీద అసెంబ్లీలో ప్రజెంటేషన్ పెడితే నేను ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు అని అసెంబ్లీలోకి వెళ్ళి లేచిపోయాడు. నువ్వు 2 ఏళ్ళు అయింది నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అయ్యి, ఇప్పుడన్నా ప్రిపేర్ అయ్యిరా. ఏంది ఆ ప్రెస్ మీట్లు ఏంది? ఆ ప్రిపేర్ కాకుండా ప్రెస్ మీట్లకు వస్తే నీ పరువు పోతుంది, ఆ ప్రభుత్వం పరువు పోతుంది, రాష్ట్ర పరువు పోతుంది కదా. నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్న అధికారులు కూడా మరి సరిగా ప్రిపేర్ చేస్తలేరా? నువ్వు సరిగా ప్రిపేర్ అవుతలేవా? నాకైతే అర్థమైతలేదు. సగం సగం చదువుతాడు, సగం సగం చెప్తాడు. పురాగా చదవడు, పురాగా చెప్పాడు. तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं लेकिन अपोजिशन की गैर ज़रूरी तनकीदों और इल्ज़ामात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने केसीआर और बीजेपी दोनों ही को अपने बयान के दौरान सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। सरकार लाना गिराना उनकी जिम्मेदारी है। जनता ने हमको जिताया, हम 2 साल से काम कर रहे। हम ये पूछना चाहते कि उन लोगों से अगर आप सही भी विपक्ष नेता के काम करना है, सरकार को कुछ सजेशन देना है, हम तैयार है लेने के लिए और फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में चर्चा के लिए भी तैयार है। वहां रो छोड़ के 2 साल फार्म हाउस में रह के
आज आके कांग्रेस को क्रिटिसाइज करके चमड़ा निकालेंगे तो कोई चमड़ा हम आके आपको देने के लिए तैयार नहीं है। चमड़ा निकालने का हक सिर्फ जनता के पास है। और आज केंद्र सरकार तेलंगाना के ऊपर पूरे साजिश के साथ किसी 1 रुपए का फंड्स भी नहीं दे रहे। अगर सही भी अगर आपको ताकत है तो आओ मिलके तेलंगाना जनता के लिए, तेलंगाना डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे। और आप कोई सजेशन भी देना चाहे तो हम रेडी है इसके लिए लेने के लिए। मुख्यमंत्री जी कल बोले आप जब आना चाहते तब असेंबली लगाएंगे, असेंबली में चर्चा करेंगे। तेलंगाना हित, तेलंगाना जनता हित और केंद्र सरकार से जो नहीं दे रहा है उनके लिए लड़ने के लिए हम अपने प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। उसको छोड़ के सिर्फ 2 साल के बाद आके कांग्रेस को चमड़ा निकालने की बात कहते हैं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। किशन रेड्डी एक लेटर लिखे। देखो, किशन रेड्डी को पहले ये मालूम होना है सोनिया जी को तेलुगु नहीं आता है। किशन रेड्डी तेलुगु में लेटर लिखा है और मैं ये पूछना चाहता हूं वो 12 साल में क्या तेलंगाना के लिए किया है और आने वाला दिन में क्या करेगा। और उन्होंने केंद्र मंत्री रह के तेलंगाना को रिप्रेजेंट करते हुए सिकंदराबाद एमपी हैसियत के साथ, मैं हैदराबाद इंचार्ज मंत्री की हैसियत में मैं उसको सवाल पूछ रहा हूं, आप हैदराबाद के तरक्की के लिए ये लेक्स एंड रैक सिटी है। कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने बीजेपी लीडर किशन रेड्डी की जानिब से सोनिया गांधी को मकतूब रवाना करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी को कोई अखलाकी हासिल नहीं कि वो सवाल करें, क्योंकि बीजेपी और मोदी ने हर हिंदुस्तानी को 15 लाख रुपए देने, 2 करोड़ नौकरियां देने का भी वादा किया, लेकिन कोई वादे को भी आज तक पूरा नहीं किया गया। मैं किशन रेड्डी जी को ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। किशन रेड्डी जी, आप तो सोनिया जी को लेटर लिखिए आज, हम तो आपको इन्फॉर्मेशन मीडिया के तरह आप मीडिया के सामने सब इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे। हम ये बात पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, हम सोनिया जी को आप लेटर लिखे, ये 11 साल हो रहा प्रधानमंत्री मोदी जी बन के। 11 साल के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जब बोले क्या उनका बात यह था देश की जनता के सामने, विदेशों में जितना काला धन है, ब्लैक मनी जितने भी विदेशों में है, वो पूरा भारत देश को लेके आने के बाद तेलंगाना में गांव बस्ती बस्ती में कोई गरीब लोग है, हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख हम गरीब के लिए डालेंगे। और हर एक साल देश में साल को 2 करोड़ युवती युवक के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये 2 आज तक अमल नहीं हुआ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, भारत देश में। जो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलने के बाद आज तक अमल नहीं हुआ। किशन रेड्डी जी, पहले आप लेटर किनको लिखना, तेलंगाना में तेलंगाना जनता आपको एमपी बनाए। तेलंगाना में बीजेपी 8 एमपी को तेलंगाना में जिताए है। जिताने के बाद तेलंगाना 8 एमपी भी प्रधानमंत्री मोदी बनने में तो हिस्सादार है। भाई, आप तेलंगाना जनता को जो प्रधानमंत्री मोदी जी काला धन लाके 15 लाख गरीब को डालेंगे, 2 करोड़ में तेलंगाना हिस्सा है युवतियों के एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए किशन रेड्डी जी 11 साल में मोदी जी को लेटर लिख के कहीं को नहीं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर के हिजाब खींचे जाने के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के शहर नलगुंडा में जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। अक़लियती तबक़ात, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी इसमें मौजूद थे। मुज़ाहिरीन नलगुंडा के एक क्लॉक टावर सेंटर पर जमा हुए। इस वाक़े को ख़वातीन की इज़्ज़त और वक़ार और मजहबी आज़ादी पर हमला करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। मुखर्रिर ने कहा कि हिजाब खींचना महज एक खातून की तौहीन नहीं बल्कि पूरे समाज की तज़लील है। एहतजाज के दौरान जोर दिया गया कि ख़वातीन का एहतराम ज़ात और मज़हब से बालातर है और तमाम मज़ाहिब औरत के वक़ार और इज़्ज़त का दर्स देते हैं। एहतजाजी मुजाहरे से ख़िताब में मौलाना अकबर खान, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद नलगुंडा ने कहा कि ये एहतजाज सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि मुल्क के हर खातून के वक़ार और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से फौरी तौर पर अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया गया। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता
जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के नामवरी इलाके में 1 जनवरी से शुरू होने वाली कुल हिंद सनअती नुमाइश की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। 45 दिनों पर मुश्तमिल इस सालाना मेले का आगाज़ 1938 में पब्लिक गार्डन से हुआ था। इसका असल नाम नुमाइश मसनूआत मुल्की था। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दीगर कई रियासतों के ताजरीन शिरकत करते हैं। यहाँ हैंडलूम, खाने पीने की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुश्क मेवाजात और दीगर मुख्तलिफ अक़साम के सामान भी फ़रोख्त होते हैं। नुमाइश में बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए झूलों का एक अलग सेक्शन है। नुमाइश के आगाज़ में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए, जिसकी वजह से मुल्क भर से आए हुए ताजर नुमाइश ग्राउंड में अपने स्टॉल्स की तैयारियों और सजावट में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ। नीदरलैंड से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले एक KLM तैयारे में बम की मौजूदगी की इत्तला ईमेल के जरिए मिली। इत्तला मिलते ही अलर्ट जारी किया गया और पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाए। हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुसाफिरों को तैयारे से नीचे उतारकर बम स्क्वाड की टीमों की जानिब से मुकम्मल तलाशी ली गई, जिसमें इत्तला झूठी साबित हुई। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले भी इस तरह एयरपोर्ट को ईमेल मौसूल हुए। तैयारों में बम की इत्तला के ईमेल्स के बाद चौकसी की गई, ताहम हर मरतबा ये इत्तला झूठी साबित हुई। DCP वेस्ट जोन जी चंद्रमोहन ने इंतबाह दिया कि चीनी मांझों का इस्तेमाल हरगिज़ न किया जाए। उन्होंने कहा संक्रांति के मौके पर चीनी मांझा बेचने और उसका इस्तेमाल करने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवाम से कहा कि चीनी मांझे को बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। गुड मॉर्निंग ऑल। ये संक्रांति के लिए ये फेस्टिवल, ये त्यौहार में काइट्स ज़्यादा यूज़ करता है। ये काइट्स में नॉर्मल थ्रेड यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल मांझा भी यूज़ कर सकता है, मगर जो चाइनीज़ मांझा है ना, वो एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है और एनवायरनमेंट के साथ एनिमल्स, बर्ड्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए भी खतरा है। इसमें रीसेंट इंसिडेंट्स देखने से 3-4 साल पहले लंगर हाउस फ्लाईओवर के ऊपर एक आर्मी जवान को फैटल डेथ हुआ है और मेहदीपट्टनम एंड आसिफ नगर पुलिस लिमिट्स में थ्रोट को सीरियस इंजरी भी हुआ है और कुछ लोग मंगलहाट में हाथ और कुछ बर्ड्स के लिए भी हैंगिंग जैसा हुआ है। इसलिए ये चाइनीज़ मांझा बैंड है, क्योंकि वो थ्रेड है ना, वो इसे प्लास्टिक से होता है और वो एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली नहीं रहता है, इसलिए ह्यूमंस के लिए और जानवरों के लिए ख़तरा है। वो यूज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है। जो बेचता है और जो लेता है ना, दोनों को ऊपर केसेस होने के चांसेस रहते हैं। अभी तक करीब 10 केसेस इंक्लूडिंग टास्क फोर्स लोगों के साथ 10 केसेस रजिस्टर हुए हैं। करीब 500 बॉबिन्स का चाइनीज़ मांझा भी सीज हुआ है। इसलिए कोई भी वो चाइनीज़ मांझा बेचना नहीं तो उसको यूज़ करना कंप्लीट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। कोई यूज़ करने थे उसके ऊपर तुरंत केस डाल के जेल को भेजता है और कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन होने तो अपना SHOs और हमको भी डायरेक्ट आप मैसेज या कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसका जो क्रेडेंशियल्स है वो सीक्रेट में रखते हैं। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में सर्द हवाओं की शिद्दत बरकरार है। आइंदा 2 दिनों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड होने का इम्कान है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया। तेलंगाना के कई अजला में सिंगल डिजिट दर्ज हरारत दर्ज हो रहा है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक आदिलाबाद और पटनचरू में कम से कम दर्ज हरारत 7.2 डिग्री, मेदक में 7.8 डिग्री, राजेंद्र नगर इलाके में 9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इधर संगारेड्डी ज़िला के बास इलाकों में दर्ज हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की इत्तलात मिली है। इस तरह शुमारी और मगरबी तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में सर्द हवाओं की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। हैदराबाद में भी चंद मुकामात पर सिंगल डिजिट दर्ज हरारत
रिकॉर्ड किया जा रहा है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि तंजीम का कोई सियासी एजेंडा नहीं और इसे बीजेपी के नुक्ता नज़र से न देखा जाए। मोहन भागवत ने आरएसएस की सालाना तकरीब के ज़िमन में कोलकाता में प्रोग्राम से खिताब किया और कहा कि भारत हिंदू मुल्क है और उसको आईनी मोहर लगाने की भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अगरचे बीजेपी के बहुत से लीडरों की जड़ें आरएसएस में हो सकती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तंजीमें हैं, किरदार मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि आरएसएस सियासत में शामिल नहीं है और उसका कोई दुश्मन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तंजीम सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज की बहबूद, सलामती और इत्तेहाद के लिए काम कर रही है। मोहन भागवत ने दावा किया कि आरएसएस को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग इसका नाम जानते हैं लेकिन काम को नहीं समझ पाते। तो ये मेरे समझ में नहीं आया, हम दूरियां बना रहे हैं नहीं क्या बना रहे हैं। भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं, हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते, स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं, यहां राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे, अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरियां नजदीकियां, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है, जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहाँ आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है और छुपा के नहीं रहता, जो है वो सबके सामने। अगला प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने और धारा 370 हटाने का बाद संघ के और क्या लक्ष्य है? तो संघ का ये लक्ष्य था ही नहीं ना, ये तो जाते जाते एक काम हिंदू समाज का हो गया, वो कर लिया। स्वयंसेवक को समाज भी लगा था, केवल संघ नहीं लगा था, स्वयंसेवक भी लगे थे, समाज के साथ हम सब थे। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है और दूसरा कोई लक्ष्य है नहीं। मैंने बताया, ये होने के बाद हमको दूसरा कोई काम भी नहीं करना है। एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन लेके संघ चला है। वो उद्देश्य प्राप्त होने के बाद संघ और कुछ नहीं करेगा। और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है और दूसरी जानिब मुल्क के परचम और मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वालों के पुतले तक जलाए गए। उन्होंने कहा कि आज मोहन भागवत आरएसएस को पाक साफ करार देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस को, और क्या कहा था सरदार पटेल ने गुरु गोलवाल को, आप एक सीक्रेट सोसाइटी हो, एक संस्था बनो, पारदर्शिता लाओ, ये गुप्त तरीके से काम मत करो। ये तो सरदार पटेल का खत है, सरदार पटेल के बयान है। और 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, 50 साल राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया नागपुर में, इनके हेडक्वार्टर्स पर नेशनल फ्लैग नहीं फहराया गया। पुतले जलाए गए 30 नवंबर 1949 को। संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949, 3-4 दिन के अंदर रामलीला मैदान में अंबेडकर के पुतले, पटेल साहब के पुतले, जवाहरलाल नेहरू के पुतले, महात्मा गांधी के पुतले। और कौन सी विचारधारा है जिसने एक माहौल पैदा कर दिया, जिसके माहौल के कारण महात्मा गांधी मारे गए। कौन सी वो संस्था थी, कौन सी विचारधारा थी? और आज भी एक सांसद हैं, पश्चिम बंगाल के सांसद, बीजेपी के सांसद, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। उनसे पूछा गया 1 साल पहले, कुछ महीने पहले उनसे पूछा गया, गांधी या गोडसे, आपका क्या विचार है, गांधी या गोडसे? वो कहते हैं मुझे सोचना पड़ेगा। और ये बीजेपी के सांसद आज लोकसभा के सांसद हैं। वो
कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर हनुमंत राव ने भी कहा कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशों में है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये मुल्क है। उन्होंने कहा कि आरएसएस मुल्क को बांटने की बात कर रही है और बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत और खुद आरएसएस के पास है। फिर एक मरता देश में एक हंगामा करने वाले, ये हिंदू देश कैसा हो सकता बताइए। बोलो, जो मुस्लिम कंट्री है वो चलेगा, वो पाकिस्तान, यहाँ हिंदू देश कभी नहीं बन सकता। हर मरता कोई न कोई इशू लाना, वोटों की राजनीति करते मगर लोगों की तकलीफ नहीं सुनते। विकसित भारत बोल रहे, ये विकसित भारत कब हुआ? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना, ये सभी लोग देश के वास्ते लड़े। ब्रिटिशों को वापस भिजाने के बाद ये विकसित भारत बोल के आप बोल रहे। अगर देश आजादी नहीं तो विकसित कहां भारत का? वैसा महात्मा गांधी को भी अपमान करते हो तुम, जाति पिता को अपमान करते हो तुम। रोजगारी मिलने का काम, लोगों की खाना खिलाने का काम कर रहे, तो उसके ऊपर भी एक नया कानून लाके महात्मा गांधी का हटाने का काम कर रहे। ये कब तक चलेगा? मोहन भगत जी दूसरे तरफ बोलते मैं कोई बीजेपी का कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। अरे बीजेपी तुम रिमोट कंट्रोल है, यू आर द रिमोट कंट्रोल। पूरा देश चलाने वाला आरएसएस का, मोहन भगत का राज चल रहा। नरेंद्र मोदी केवल नाम का है और वहां जाके बोलता, असम में बोलता कि ये उस वक्त ये लोग पाकिस्तान के तरफ थे। अरे ये पुराने बातें कब तक सुनाते भैया? लोगों के हित में काम करो। विकसित हो, सबका साथ, सबका विकास बोलते, फिर इसमें मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है। विकसित भारत कब होता? सभी लोग एक जगह हुए तो इसका विकसित भारत होता। एक कम्युनिटी को और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। काबिल इसराइल की जानिब से गजा शहर के मशरक़ी इलाकों में बदतरीन बमबारी की गई, जिसमें 4 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए, जबकि कानूनुस के मशरक़ में काबिल सफ़ाश की बख्तरबंद गाड़ियों से अंधाधुन फायरिंग की गई। हमले 10 अक्टूबर को तय पाए सीज़ फायर मुआहदे यानी जंगबंदी की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियाँ हैं। एक फ़लस्तीनी शहरी उस वक्त शहीद हुआ जब काबिल इसराइल ड्रोन ने गजा शहर के मशरक़ी महला शुजाइया में शहरों के एक ग्रुप पर बम गिराया। एनी शाहिदीन ने कहा कि हमला उन इलाकों में किया गया जहाँ से काबिल इसराइली फ़ौज सीज़ फायर मुआहदे के तहत पीछे हट चुकी है और जहाँ फ़लस्तीनियों को आमदोरफ्त की इजाज़त दी गई थी। इसके बावजूद जालिम इसराइली फ़ौज ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाकर अपनी सफ़ाकियत का सबूत दिया है। काबिल इसराइली तैयारों की बमबारी से मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहरी भी शहीद हुए। कबल इतवार की अलसुबह काबिल इसराइली फ़ौज ने गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग की। हालांकि इलाके जंगबंदी मुआहदे के तहत मखसूस कंट्रोल में शुमार होते हैं और इसराइल खुल्लम खुल्ला जंगबंदी की धज्जियाँ उड़ा रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जब बहस की बात आती है तो केसीआर पीछे हट जाते हैं। असम्बली आए आपकी और हमारी हुकूमत पर करेंगे बहस। रेवंत रेड्डी ने किया बीआरएस सरबराह केसीआर को चैलेंज। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत दुरुस्त सिंध में रियासत की तरक्की के लिए कर रही है काम। वज़ीर आबपाशी तेलंगाना उत्तम कुमार रेड्डी ने किया दावा। उत्तम कुमार रेड्डी 2 साल गुजर जाने के बावजूद सूरत हाल और कामों को समझ नहीं पाए। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने लगाए इल्ज़ामात। आरएसएस को बीजेपी के नुक्ते नज़र से देखना गलत। भारत हिंदू मुल्क है, आईनी मुहर लगाने की ज़रूरत नहीं। मोहन भागवत का बयान, कहा सबसे हैं अच्छे ताल्लुकात। आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया और दूसरी जानिब आज मोहन भागवत आरएसएस को पाक करार देने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने लगाए इल्जाम। आरएसएस मुल्क को बांटने की कर रही है बात। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत और आरएसएस के पास है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव का बयान। और जालिम इसराइल की जानिब से गाजा शहर के मशरक़ी इलाकों पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहरी शहीद। जंगबंदी की मुसलसल कर रहा है इसराइल खिलाफ वर्जियाँ। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।
प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।